हाँ, चलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने शुरुआत की थी मेरे दोस्तों, हमने शुरुआत किया था कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था, मैंने एक आपको यहाँ पे लिखवा के दे दिया था, कल का पूरे क्लास का पूरा क्लास का मैंने आपको लिखवा के दे दिया था। कल के क्या बोला था मैंने कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब वो इस ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, एज पर सेक्शन 2H। H मींस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, H मतलब हम लोग हैप्पी होने वाले, हम लोग खुश होने वाले, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग खुश होंगे। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट करके। फिर उसमें हमने देखा था दो एलिमेंट्स होती है, कौन सी एलिमेंट्स होती है, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। अब एग्रीमेंट मतलब क्या, तो एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले हमको प्रॉमिस पढ़ना पड़ता है। When a person to whom proposal is made, जिस पर्सन को प्रपोजल मतलब ऑफर मेड किया गया था उसी ने हाँ बोलना चाहिए, किसी और ने नहीं। तो when a person to whom the proposal is made signifies his assent, फेमिनिस्ट लोग जाग मत जाना आप लोग, सर वहां पे his लिखा है, हर क्यों नहीं लिखा, तो दोस्तों वहां पे his और हर, यहाँ पे लॉ हमारा डिफरेंशिएट नहीं करता। लॉ की नजरों से देखिए, लॉ की नजरों से सब लोग एक ही है मेरे यारों, ठीक है। his assent thereto and the proposal is said to be accepted। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ऐसा बोला गया है मेरे दोस्तों। अब प्रॉमिस का प्रयोग किया गया एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में तो आपको समझ गया होगा सेक्शन कौन सा होगा, सेक्शन 2E होगा। सेक्शन 2E बात करता है एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 2E किसके बारे में बात करता है, एग्रीमेंट के बारे में बात करता है मेरे दोस्तों। कौन सा, सेक्शन 2E। सेक्शन 2E क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट मेरे दोस्तों, कम ऑन, व्हाट इज नोन एज एग्रीमेंट। उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मतलब क्या, जहां पे लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए तो हम लोग उसको एनफोर्स कर पाएंगे। फिर मैं बात करूंगा डिफरेंस की बात करूंगा, मैं डिफरेंस की बात करूंगा, मतलब क्या, देखो डिफरेंस की, एग्रीमेंट और लॉ में मैं डिफरेंस समझाता हूँ। पहला मीनिंग तो हमेशा आपको डेफिनेशन लिख देना है, यहाँ पे सेक्शन 2E वहां पे सेक्शन 2H के हिसाब से आपको डेफिनेशन, मुझे लगता है कि आपको पता हो गई क्या एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट, एग्रीमेंट। फिर सेकंड स्कोप ऑब्वियस सी बात है, एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के एग्रीमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है और हमारा नॉर्मल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो वाला एग्रीमेंट, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो वाला एग्रीमेंट हो सकता है। फिर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो केवल वही एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, इसलिए उसका स्कोप नैरो हो जाता है। लीगल ऑब्लिगेशन की बात करता हूँ, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, किसी सामने वाले पे राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करना। तो एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि सामने वाले के ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज आएंगी। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप लोग अगर 90 प्लस लाओगे तो आपके पेरेंट्स ने बोला था कि हम आपको आईफोन लेके देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लेके दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या राइट्स एंड ड्यूटीज आ गई कि लेके नहीं दिया तो अपना बेटा अपने को कोर्ट में घसीट लेके जाएगा। ऐसे उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कोई लीगल ड्यूटी लॉ के द्वारा कोई ड्यूटी नहीं आ गई। लेकिन अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 100 रुपए लीटर के हिसाब से आपसे 10 लीटर पेट्रोल खरीदूंगा उस तारीख को, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर अब लीगल ऑब्लिगेशन आ चुका है। मतलब क्या, लॉ ने आपको बोल के रखा है, ड्यूटी दे के रखी है, लॉ ने हमको, ऊपर वाले ने हमको ड्यूटी दे के रखी है कि भैया आपको तो ये चीज करना ही होगा, नहीं तो आपकी वाट लगाएंगे हम। नेचर मतलब क्या, मुझे एक बार बताओ, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। हमको ये चीज पता है, एकदम बेसिक चीजें खत्म हुई। बोलो किसी को कोई डाउट, आई होप सो जिसने मुझे अभी डाउट पूछा था डिफरेंस वाला उसका डाउट क्लियर हो गया होगा करके, ठीक है। चलो बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? चलो फिर अच्छी बात है। चलिए सर, रिटर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट, पता चल जाएगा ना दिशा, थोड़ा सब्र करो। गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, थोड़ा ठंडा करके खाओ, आज आपका दूसरा ही दिन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। चलो आ जाओ, एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से दीजिएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। चलो आ जाओ, अच्छे से आ जाओ। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जिसके अंदर कोई भी कमियां नहीं है, कोई भी खामियां नहीं है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या, मतलब जैसे देखो यार, किसी को हमने देखा यार ये क्या क्या दिख रहा है, ये एकदम परफेक्ट है करके, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या परफेक्ट दिख रहा है करके, मतलब क्या उसके अंदर कोई कमियां नहीं है, दिखने में तो अच्छा, कपड़े भी अच्छे पहना, बोलता भी अच्छा है, नॉलेज भी है, सब कुछ है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, जो सब कुछ तो ठीक है लेकिन बोलता नहीं है, मतलब इन द सेंस मतलब क्या, कुछ भी
कुछ भी बोलता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग नहीं बोल सकते कि एकदम परफेक्ट है करके। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए उसके अंदर सारे प्रकार के एसेंशियल्स होना चाहिए। ये सब एसेंशियल उसके पास होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं तो खत्म हो जाएंगी बात, हम लोग उसको बोल ही नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट है करके। ठीक है, ये सारे एसेंशियल्स होना ही चाहिए। अब ये जो एसेंशियल्स है ना, इसमें दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक ऐसा पार्ट जो एसेंशियल होता है, एक ऐसा पार्ट जो सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है, जो क्या नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। मतलब क्या, कंपनीज मतलब अपना, सॉरी बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट, गलती से बोला, अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो नहीं बताता है। मतलब वो बोलता है नहीं नहीं ये चीजें हम नहीं बताएंगे, वो कुछ और बताता है। मैं आपको एग्जाम नीचे आके यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। जैसे देखो, जो जो एसेंशियल्स है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एसेंशियल्स है ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला ऐसा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ इसमें पाया गया है कि भैया ये वाली चीजें तो होनी ही चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे बेसिकली एक्ट नहीं बोल रहा है कि आपको चाहिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है अपने को तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, ये एकदम जनरल होता है, ये एकदम जनरल होता है। ठीक है, और ये दूसरा जो गिवन बाय क्या होगा, अब पहला नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है कि गिवन बाय सेक्शन 10, है ना, गिवन बाय सेक्शन 10। ठीक है, चलो, बहुत ही सही, दो दो डिवाइड कर लिए। बोलो अभी तक समझा क्या? कुछ नहीं, एसेंशियल्स मतलब क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए उसके उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मैं ब्रैकेट में लिख के रख देता हूं यहाँ पे, फीचर्स, फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आया आपको क्वेश्चन तो आप यही लिखोगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर पूछते हैं तो भी उसका आंसर यही होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वे में हमारी इंस्टीट्यूट आपके साथ खेल सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, पहला पॉइंट बहुत ही जनरल पॉइंट है, जो नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 है ना, ऑब्वियस सी बात है लॉ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कम ऑन गाइस, लॉ ने क्यों नहीं लिखा इस चीजों को, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ही ये वाले पॉइंट समझ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रखना होगा। ठीक है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। पहला, पहले की जो बात हो रही है वो है टू पार्टीज। पहला क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, टू पार्टीज। मतलब क्या, एक अगर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कम से कम, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा हुई तो भी चल जाएगा, लेकिन दो पार्टीज तो मिनिमम होनी चाहिए। कितना नॉर्मल सा, कितना मतलब कितना सही पॉइंट है, मतलब कितना क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर छोड़ो यार, मतलब आपको समझ ही रहा हूँ कितना ऑब्वियस पॉइंट है। अगर मेरे को बोलना है तो कितना ऑब्वियस पॉइंट है। मतलब आप सोचो, मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या, मैं ही माउस बेच रहा हूँ और मैं खुद को नहीं 1000 रुपए में मैं बेचूंगा, मैं दूसरे साइड में आके नहीं नहीं 1000 तो नहीं 300 रुपए में लूंगा, फिर मैं दूसरे नहीं नहीं 300 तो नहीं 400 रुपए में दूंगा। आप सोचो मैं खुद के साथ ऐसे करूंगा क्या, लोग मुझे बेवकूफ बोलेंगे, बोलेंगे मेंटली इनकैपेसिटेटेड करके, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला गया है यहाँ पे, कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। या इवन मैं बताऊं क्या आपको, एक चीज बताऊं क्या, मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्रांजैक्शन ही, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जांपल, मैंने आपको बोला था भैया चूहा खरीदो करके, मैंने आपको बोल रहा हूँ भैया पावर बैंक खरीदो, ये लो पावर बैंक ले लो करके, ये लो पावर बैंक ले लो, 400 रुपए में पावर बैंक ले लो। आप बोलते हो ठीक है सर 400 रुपए में ले लेता हूँ। ये जो हम लोगों ने किया, ये ट्रांजेक्शन किया। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोगों ने ये चीज देख चुके हैं, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, कोई इंसान खुद के जर्नल एंट्री जब होती है या कोई सेल परचेज के ट्रांजेक्शन होता है, तो अकाउंटिंग जो एंट्रीज होती है, ऑब्वियस सी बात है दूसरे के साथ करेंगे तभी तो एंट्रीज होंगी। खुद के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक की आपने कोई एंट्री देखा कि वो सीधा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, सीधा अकाउंट से एडजस्ट कराना पड़ता है आपको, क्लोजिंग स्टॉक को एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा हमेशा मेरे दोस्तों किसकी जरूरत पड़ती है, दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट टू पीपल होने चाहिए तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा करके ऐसा बोल दिया इन लोगों ने। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, इसको फटाक से कंप्लीट करते हैं। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन
one making the offer and the another party accepting it. The contract may be made by natural person or by other person having legal existence. सर मेरे को ये पार्ट समझ नहीं रहा है, कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है कि यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे करके? कोई इसका आंसर दे सकता है क्या? अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस करके कोई इसका आंसर दे सकता है क्या? आपको बताना होगा मुझे, खासकर जो 11 12th वाले जो आए होंगे मेरे दोस्तों, जो 11 12th वाले करके आए होंगे वो तो दे ही सकते हैं इसका आंसर। कंपनी, एग्जैक्टली गाइस, कंपनी करके, क्योंकि कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कंपनी इज व्हाट मेरे दोस्तों, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। और हम देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बावजूद वो क्या कर सकती है, ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकती है खुद के नाम के ऊपर, यहाँ तक कि उसके पास साइन मारने का भी अधिकार होता है थ्रू कॉमन सील। आपने ये चीजें पढ़ा है मेरे दोस्तों, ठीक है? चलो ये वैसे मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ चीजें। तो अदर, यहाँ पे क्या बोला गया, अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब क्या, कंपनी को एक अलग दर्जा दिया जाता है। कोई भी कंपनी होती है ना, उनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे देखो मुकेश अंबानी अलग होता है और रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग होती है। हाँ, मुकेश अंबानी भले उसमें काम हो, उसकी अर्निंग्स पूरी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो, क्या बोलूंगा मैं, वो दोनों एक ही पर्सन है। कल चल के आप रिलायंस पे केस ठोकोगे तो आप ये नहीं बोलोगे मुकेश अंबानी तुम हाजिर हो करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? चलो एग्जांपल आपने देख लीजिए, नीचे का एग्जांपल पढ़ लीजिए एक बार, ये नीचे का एग्जांपल पढ़ लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगा, जो ऊपर का पॉइंट था वो आपको समझ में आया। बैंक्स भी आती है ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बैंक्स भी आती है, बैंक एक कंपनी का पार्ट होती है। हमने पढ़ा है कंपनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपको याद है ना, कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल टू, किसको, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर दूसरे हमने क्या देखा था, बताओ आपको याद है क्या, हमने क्या देखा था? बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, आपको याद आना चाहिए, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चीजें जो है ना वो भी आएंगी, ठीक है? बैंक भी आती है मेरे दोस्तों, डेफिनेटली बैंक आती है। पढ़ो एक बार फटाफट, हाँ। फिर से रिपीट करूंगा मैं एक बार, क्या बोलोगे यहाँ पे दिन से? पार्टीज मस्ट, क्या बोला यहाँ पे, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जांपल देके समझाऊंगा तो मजा आएगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आईफोन का एग्जांपल। मतलब क्या, आईफोन के एग्जांपल में मुझे एक बात बताओ, ये जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट बोलना है या कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट को आपको कॉन्ट्रैक्ट बोलना है, तो केवल उसमें क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मेरे दोस्तों, जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है ना, वहां पे ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। और एग्जांपल लेता हूं मेरे दोस्तों, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का एग्जांपल लेता हूं, आप लोग चाहे तो लिख के रख दीजिएगा साइड में। मेरे चार्ट को खराब मत करना, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, लेकिन आप उसको जहां पे भी एडजस्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। फिर बुक आएंगे तो बुक के साइड में आपको लिख के रख देना आपका, ठीक है? देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन को मैं आपको समझाऊंगा, प्यार से सुनिएगा बिल्कुल। देखो, जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है ना, जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, वहां पे हम लोग बोलेंगे, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, कि वहां पे हमेशा हमेशा सोशल एग्रीमेंट क्रिएट होता है, सोशल एग्रीमेंट क्रिएट होता है, ठीक है? चलो एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बताता हूँ मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ये है, ये है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ये है बंटी,
ये है बंटी और ये है बबली। ठीक है, ये है बंटी और ये है बबली मेरे दोस्तों। बंटी बबली को बोलता है, बंटी बबली को बोलता है, बबली तू मुझे हाँ बोल दे, बबली तू मुझे हाँ बोल दे, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए चांद और सितारे तोड़ लाऊंगा। स्टार बना लिया मैंने, चांद और सितारे तोड़ लाऊंगा करके। बंटी तू मुझे हाँ तो बोल के देख, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा मेरे दोस्तों। ऐसा बोलता है कौन? बंटी बोलता है। बंटी के भावनाओं को समझो, बंटी के दिल के धड़कन को आप देख ही नहीं पा रहे हो। बंटी का दिल देखो क्या जोर जोर से धड़क रहा है, देखो बाहर भी आ रहा है। देखो आप, दिख रहा है कि आपको? ये दो झुमा के बताता हूँ, देखो बाहर तक निकल रहा है बंटी का दिल। तो मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कल चल के अगर बबली हाँ बोल देती है, बंटी और बबली, ये बबली तो नाम ही नहीं लिखा मैंने, हाँ, बबली हाँ बोल देती है, बबली बोलती है हाँ बंटी मुझे तो तुम ही चाहिए करके, तुम नहीं तो मैं नहीं, ऐसा बंटी बोल दे, बबली बोल देती है बंटी को। और फिर बंटी बंटी एकदम खुश हो जाता है, बंटी वाह 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 वो एकदम नाचता है पूरा पार्टी में, शहर में इधर उधर सबको पार्टी देता है, एक नंबर मजा। और फिर बबली बोलती है मेरा चांद और मेरे सितारे कहाँ है करके पहले बोला। बंटी बोलता है वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वो तो मैंने ऐसे इंप्रेस करने के लिए बोल दिया। बंटी बबली बोलती है मैं अब तेरे ऊपर केस करूंगी। पर बबली क्या बोलती है? मैं तेरे ऊपर केस करूंगी करके। लेकिन मेरे दोस्तों आपको मुझे बताना होगा, आपको मुझे बताना होगा कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ उनको धक्के मार के बाहर निकालेंगी या प्यार से बाहर निकालेंगी। देखो बाहर निकालना तो तय है, लेकिन कैसे बाहर निकालेंगी वो आपके ऊपर रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे सोशल एग्रीमेंट। मतलब क्या मेरे दोस्तों? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन क्या एग्रीमेंट होंगे? क्या एग्रीमेंट होंगे क्या? तो हम बोलेंगे हाँ एग्रीमेंट होंगे, और सोशल नेचर का एग्रीमेंट होंगे करके हमने ऐसा बोल दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ आपका। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करूंगा प्यार से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो ये अपना पीयूष, ये अपना पीयूष है ना, और ये पीयूष के मॉम डैड एकदम खुश। क्योंकि पीयूष पढ़ाई में एकदम तोड़, मतलब क्या तूफान पूरा। तो पीयूष के मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि अब देखो यार अपना बच्चा, उनको पता है अपना बच्चा तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऑफर देते हैं। इसको हम लोग क्या देते हैं? एक ऑफर देते हैं, ऑफर देते हैं मेरे दोस्तों। क्या ऑफर दिया? कि तू सीए फाउंडेशन पास कर दे, तू सीए फाउंडेशन पास कर दे, मैं तेरे को ताजमहल खरीद के दूंगा। क्या बोला? मैं, तू सीए फाउंडेशन पास कर ले, मैं तेरे को ताजमहल खरीद के दूंगा करके बोल दिया। पीयूष बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाता है। सीए फाउंडेशन क्लियर करता है 400 में से 400 मार्क लाके। लेकिन बाद में पता चलता है, बाद में क्या पता चलता है कि फाउंडेशन में तो रैंक ही बंद हो गए करके पीयूष बहुत गुस्से में आ जाता है। पीयूष बहुत गुस्से में आ गए, देखो पीयूष पूरा लाल लाल हो गया, पीयूष बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। पीयूष बोले अब तो बहुत हो गया करके। लेकिन पीयूष को पता था जब 400 में से 400 मार्क आया मतलब मेरा रैंक 1 है करके, मेरे जैसा कोई नहीं। सीधा बोल दिया पीयूष ने और बोला मेरे को अब ताजमहल चाहिए करके, बहुत हो गया चाहिए करके। मैं पापा बोलते ऐसे कैसे लेके दूंगा करके, नहीं है मेरे पास पैसे। पापा ने बोल दिया नहीं है ताजमहल के लिए पैसे, जाओ करके। क्या करेंगे? तो पीयूष पे जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आपको मुझे फिर से बताना होगा, धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा कि सिर्फ प्यार से बाहर निकाला जाएगा? आपको फिर से मुझे बताना होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से बताइएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से बताइएगा मेरे दोस्तों। फिर से धक्के मार के लोग लिख रहे हैं, कैसे आपका ही दोस्त है, कैसी बातें कर रहे हो? धक्के मार के, प्यार से बोलो, कोई बात नहीं। चलो तीसरा एग्जाम्पल लूंगा, तीसरा बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल रहेगा, अब आपको सुनना होगा अच्छे से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। हाँ, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये है चिंटू और ये है चिंटी। ठीक है, ये है चिंटू और ये है चिंटी मेरे दोस्तों। ये चिंटू की, ये चिंटू, ये लोगों की, सॉरी, हाँ, ये चिंटी और चिंटू की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ठीक है, शादी हो जाती है। ध्यान से राम रखना, एकदम अच्छे से, प्यार से धक्के मार के निकालेंगे। अच्छा चलो ध्यान से ध्यान रखना बिल्कुल। हाँ देखो क्या बोला मैंने कि चिंटू और चिंटी की शादी हो जाती है। पहले तो बहुत एकदम ओ माय गॉड आप कहाँ हो, आप आए नहीं, आप ये नहीं वो नहीं ये नहीं ये नहीं वो, एकदम बहुत एकदम 1-1.5 साल तो इतना, मतलब जैसे क्या बताओ, दोनों को बाहर कोई दिखता ही नहीं था, एकदम बहुत भयंकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया कि यहाँ पे
बस खत्म, दोनों के बीच में दोस्तों, दोनों के बीच में दरार आ गई है, आपको रोना होगा, आपको रोना होगा, क्योंकि अब दोनों अलग होने जा रहे हैं, दोनों की तलाक होने जा रही है, आपको अच्छे से रोना होगा, प्यार से रोना होगा, बिल्कुल। दोनों अब क्या हो जाएंगे, चिंटू अलग हो जाएगा, चिंटू अलग हो जाएगा। देखो एक मिनट, चिंटू को ब्लू से बनाया था अपन ने, चिंटू बिल्कुल अलग हो जाएगा और एकदम सीरियस हो जाएगा, चिंटू एकदम सीरियस हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखो चिंटू की दाढ़ी बढ़ रही है क्योंकि वो बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो चिंटू की आप देख सकते हो दाढ़ी बढ़ चुकी है चिंटू की, एकदम वो बहुत सीरियस है क्योंकि, ओके। और यहाँ पे चिंटी, चिंटी की भी चिंटी की दाढ़ी तो नहीं आएंगी, तीन चिंटी भी अलग हो चुके हैं मेरे दोस्तों, चिंटी भी अलग हो गई है। और यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में डिसीजन होता है कोर्ट का कि अब चिंटू को, चिंटी का ध्यान रखने के लिए, अब चिंटी तो कुछ कमाती नहीं थी क्योंकि, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अरे आप देखना, ध्यान रखना, मतलब चिंटी तो बेचारी हाउसवाइफ थी, वो तो चिंटू को ही अपना पति परमेश्वर मान लेती थी, लेकिन चिंटू निकला चोटा और चिंटू ने बाहर अपने कुछ तो भी रंग दिखाए। तो ऐसे सिचुएशन में चिंटी को पता चला, तो चिंटी ने बोला मैं छोड़ दूंगी करके, ठीक है, तो चिंटी ने छोड़ी। अब कोर्ट बोलता भैया बाहर मस्ती तुमने की है, अब सजा वो क्यों भुगते करके, तो कोर्ट ने बोला अब आपको पैसे देने होंगे करके, अब आपको चिंटू साहब, अब आपको चिंटी को पैसे देने होंगे करके, बहुत हुआ मेरे दोस्तों, अब आपको पैसे देने होंगे, मतलब क्या, मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना, ये जो चिंटू है ना, वो क्या करेगा, चिंटी को पैसे देगा, पैसे देगा। बताओ मुझे, आपको गांधी जी दिखे कि नहीं दिखे, जरा बताना मेरे को, गांधी जी दिखे क्या, दिखे क्या गांधी जी, जल्दी बताओ, है ना। तो वो जो है ना, वो जो है उनको क्या देना होगा, पैसे देने होंगे करके। अब चिंटू है ना, पहले एक महीना पैसे देता है, दूसरे महीने पैसे देता है, तीसरे महीने पैसे देता है मेरे दोस्तों, 3 महीने बहुत अच्छे से पैसे देता है, लेकिन चौथे महीने में, ओ माय गॉड, चौथे महीने से पैसे देना बंद, चौथे महीने से पैसे देना बंद, नहीं बोला अब नहीं दूंगा। फिर चिंटू से पूछा गया कि भैया क्यों तुमने पैसा दिया, बोले आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ना, मेरे को तो कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा ही नहीं सकते, तो आपने मुझे कोर्ट को कैसे बुला लिया। कोर्ट चिंटू को जब समन आता है ना कोर्ट का, क्योंकि चिंटी जाती है पैसे नहीं भिजवा रहा है, तो बोलते हैं आपने मुझे कोर्ट में बुलाए कैसे, ये तो एग्रीमेंट है, ये तो एग्रीमेंट हुआ था, लव एंड अफेक्शन के कारण हुआ था, तो सोशल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हुआ नहीं। तो मेरे दोस्तों जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना, जब ये पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट बना, तो मुझे एक बात बताओ, कुछ लव एंड अफेक्शन बचा था क्या, कुछ लव एंड अफेक्शन बच चुका था क्या, नहीं मेरे दोस्तों, ये लव एंड अफेक्शन बचा ही नहीं था। जब लव एंड अफेक्शन ही नहीं बचा, तो वो एग्रीमेंट कौन सा स्वरूप ले लेगा, वो एग्रीमेंट कौन सा स्वरूप ले लेगा, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, तो आपको चेहरा नहीं देखना है, दिल में जाके देखना है मेरे दोस्तों, चेहरा क्या देखते हो, दिल में झुक के देखो। तो बस वही चीज बात थी, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, सीधी सीधी बात, नो बकवास, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके। अगर ये सब चीज का मैं आपको सारांश करके दे दूं तो ध्यान रखना, ये देखो, इससे देखो यहां तक लव एंड अफेक्शन है, तो जो एग्रीमेंट होंगे नॉट एनफोर्सिएबल। और यहाँ से मेरे दोस्तों, जहाँ पे लव एंड अफेक्शन नहीं है, केवल लाल लाल है, मतलब केवल ऐसा झगड़ा है, एकदम बहुत भयंकर झगड़ा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, एनफोर्सिएबल हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत भारी बोला मैंने, क्या बोला अभी, ये चीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एनफोर्सिएबल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा, मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस पूरा जितना भी मैंने ज्ञान बांटा बस यही था, और कुछ नहीं था मेरा, ठीक है। चलो आ जाओ, देख लो, देख लो, यहाँ पे पढ़ लो, इस पार्ट को, एग्जाम्पल को पढ़ के रख लो। और ये वाला केस को भी ध्यान रखना बिल्कुल, क्या कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस में बोला गया था। अब आप लोग वो पढ़ सकते हो केस, तो आपको आसानी से समझ जाएगा, नहीं समझता है तो मैं तो हुई समझाने के लिए। पढ़िए दोस्तों, आराम से पढ़िए, बिल्कुल टाइम लेके पढ़िए। चलो हो गया आप लोगों का पढ़ के, ऐसा सब लोग मैसेज डाल रहे हैं, मैं और 3-4 लोगों का वेट करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ।
समझा ना आप लोगों को? बैल्फर एंड बैल्फर आपको याद रखना है, लेकिन ना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में क्या है, बैल्फर एंड बैल्फर का केस है बच्चों। सर व्हाई शी कांट रिकवर, व्हाई शी कांट रिकवर, क्या रिकवर? हाँ अभी तो इतना समझाया बेटा मैंने कि वो सोशल एग्रीमेंट है करके। जब वो सोशल एग्रीमेंट होता है, देखो ना हस्बैंड एंड वाइफ है ना यहाँ पे, हस्बैंड एंड वाइफ है मतलब क्या, जब हस्बैंड एंड वाइफ हम किसी को बोल रहे हैं मतलब देर आर सम, मतलब भले ही बोलने के लिए तो होता ही है कि देर इज सम लव एंड अफेक्शन करके, ऐसा होता ही है करके, ठीक है तो हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि हस्बैंड एंड वाइफ मतलब लव एंड अफेक्शन है। तो अगर वो बोलता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ करके और मैं तुमको मेंटेनेंस भेजूंगा प्रोमिस्ड अमाउंट से, और वो नहीं भेजता है, तो ये सिर्फ नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, सोशल एग्रीमेंट। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते मेरे दोस्तों, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि तुम एनफोर्स हुआ है करके। इतना मैंने समझा अभी केस लॉ आपको, उसी के लिए तो समझाया मैंने ऋषिकेश। ठीक है चलो, आपको ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके रखना होगा ना तो रख लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ मैं। सर इफ दे आर डिवोर्स देन वो लीगल एग्रीमेंट रहेगा। हाँ डिवोर्स जब होंगे ना, तो जब जिस दिन डिवोर्स हो रहा है, जब कोर्ट में मैटर जाएगा ना, अगर वो समय कुछ होता है, देखो पुराने एग्रीमेंट तो भैया अब तो वैलिड नहीं रहेंगे क्योंकि वो सोशल नेचर का था। लेकिन हाँ डिवोर्स के समय अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, डिवोर्स के समय अगर वो बोल रहा है ना मेरे दोस्तों कि हाँ मैं करा के दूंगा करके, हाँ मैं तुमको पैसे दूंगा करके, तब वो कर सकता है, तब वो डेफिनेटली एनफोर्सेबल रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड वाले इसका। चलो आ जाओ, तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस, विद इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में आपको अदर फॉर्मेलिटीज को भी कंप्लाई करना पड़ता है। बच्चों वैसे तो देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए ना मेरे दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन जब अगर एग्रीमेंट रिटर्न रहेगा तो आपको लगता नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, और जब वो चीज डॉक्यूमेंटेड रहेंगी तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना बहुत आसान रहेगा। समझ गया? जैसे देखो,
अगर अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको माउस बेचूंगा करके 300 रुपए में, आप बोलते हो ठीक है 300 रुपए में बेचना करके। अब मैंने आपको माउस बेचा, आप बोलते मैं तो 200 दूंगी करके, जो करना है कर लो करके। अब मैं कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा रहा, अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में आपको लेके जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, तो मेरे को एक बात बताना, तो आपको एक बात मुझे बताना होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीज ऑब्वियस नहीं है क्या? ये चीज ऑब्वियस नहीं है क्या कि आप कोर्ट बोलेगा भैया प्रूफ तो कर कि तूने इसको 300 में बेचा था करके, ये प्रूफ तो करके बता। तो ये मैं प्रूफ कैसे करूंगा? तो इसलिए बोला गया है कि कभी भी जब आप एग्रीमेंट बनाओ ना, कभी भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ऐसे एग्रीमेंट जो जिसको आपको पता है कि आप ये लीगली एनफोर्सेबल हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है करके, तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? वैसे सिचुएशन में आपको करना चाहिए क्या मेरे दोस्तों? वो होने चाहिए रिटर्न में। जैसे आपको पता है प्रॉपर्टी का, जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदते आप बेचते हो, तो हमेशा वो रिटर्न एग्रीमेंट में होगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी मैंने आपको बेच दिया करके, मैंने आपसे पैसे भी ले लिया, और फिर कल आके मैं बोलता हूँ देखो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है, मैं पुलिस को बोलता हूँ इनको गिरफ्तार करो करके, मेरे प्रॉपर्टी पे हक जमा रहे करके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, जहाँ पे क्या सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर आपको क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग करके। इसी के साथ जो दिशा वाला डाउट था ना, इसी के साथ जो दिशा वाला डाउट था, वो अब क्लियर हो जाएगा क्या कि सर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए क्या? तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना जरूरी है। वैसे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ओरल या रिटर्न में कर सकते हो, लेकिन लेकिन आपके ऊपर पास एविडेंस नहीं बचेगा, और जब एविडेंस नहीं बचेगा तो आप कैसे कर पाओगे मेरे दोस्तों? बस यही होता है वो चीज को। आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर से पढ़ लीजिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमेशा हमेशा काय में होगा? हमेशा रिटर्न में होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, वो भी हमारा कैसे होता है? रिटर्न में होता है। ठीक है, पढ़ो एक बार, फटाफट पढ़ो, बिल्कुल फास्ट। सर बट इन सच केसेस अदर प्रूफ्स देखता है ना लॉ, लाइक कंसेंट ऑफ ब्रोकर्स, कंसेंट ऑफ ब्रोकर्स हाँ देखता है, लेकिन ब्रोकर जरूरी थोड़ी है कि हर बार ब्रोकर हो आपके पास। ब्रोकर नहीं हुआ तो क्या करोगे? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं है, कोई आपके पास, मैं क्या बोलते चश्मदीद गवाह को जो भी बोलते होंगे इंग्लिश में, मेरे को अचानक चश्मदीद गवाह याद आ गया। तो आपके पास कोई विटनेसेस ही नहीं है, विटनेस बोलते हैं उसको। आपके पास कोई विटनेस ही नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे फिर? है ना? ब्रोकर्स आपने नहीं लगाए, आपने खुद से आप कर रहे हो, तो ब्रोकर्स नहीं है आपके पास, तो आप कैसे प्रूव करोगे? बताओ फिर मेरे को। जो ये लॉ वाली चीजें है ना, सीसीटीवी, कोई मैं बाहर जाके कर रहा हूँ, मेरे कार में करवा रहा हूँ, मेरे कार में नहीं है सीसीटीवी, बोलो अब कैसे करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं रहता है लॉ में, जितना चाहे हम लोग उतनी चीजें खेल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेन यही होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है वैसा उसको कीजिए कर, ऐसा। जहाँ पे बोला ही गया है कि भैया ये चीज हमको रिटर्न में चाहिए, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो वो केस में आपको करना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा है। चलो आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो मेरे को, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, फटाफट बताइए। चलो यहाँ पे हम लोग तीसरा क्या लिख, अदर फॉर्मेलिटीज हमने लिख लिया, रिटर्न वाला बिल्कुल। चलो अब बोला गया है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं हम लोग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब होता क्या है? भैया मैंने आपको बोला, मैं सर फर्दर से एक्सप्लेन कीजिए। Further, in case of certain contract, registration of contract under laws which are not, which is in the force at the time is essential is to be valid. एक पता है आपको, immovable transfer, transfer of प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल परचेस करोगे, ये आपको आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है तो जिला परिषद के पास, आपको इनको रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ता है, अगर कोई लॉ बोलता है तो आपको वो भी चीज करवाना पड़ता है। बस ये चीज बोली गई है वहां पे, और कुछ नहीं। लिख के रख दीजिए आप, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से लिखो, हिंदी में लिखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से
किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्लैश जिला परिषद के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर कराना पड़ता है। चलो आगे बढ़ा जाए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या बोलता है बताओ क्या मैं आपको। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए मतलब क्या, जैसे देने देखो मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको ऑयल बेचूंगा करके। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको ऑयल बेचूंगा 10 रुपए लीटर में। अरे भैया बता तो पहले कौन सा ऑयल, बालों का लगाने का ऑयल, खाने का ऑयल की गाड़ी में डालने का ऑयल, अरे कौन सा ऑयल वो तो बता। फिर तुमने ऑयल बेचूंगा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मतलब कहाँ पे बेचोगे, कितना लीटर बेचोगे, 10 रुपए में कितना आएगा, क्या नहीं आएगा। 10 रुपए में 1 लीटर वैसे मैंने आपको बोला था, पर लेकिन एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बोलूंगा ऑयल बेचूंगा करके, या मैं आपको ऐसे बोलूंगा चल मैं तुमको बिस्किट बेचता हूँ करके। तो ये इतना वेग टर्म है ना, मैं आपको बिस्किट, अरे भैया कौन से बिस्किट, इंसान के खाने के, कुत्ते के खाने की, कौन से खाने के बिस्किट, कौन से कंपनी के बिस्किट, कितने किलो बिस्किट, कितने ग्राम बिस्किट, अरे पूरा पूरा बताओ। मतलब क्या यहाँ पे सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए मतलब क्या, बाउंड्रीज डिफाइन कर देना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने सारे क्या क्या परफॉर्म होने वाले करके। देखो एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनाइट। एग्जांपल सुन लीजिए, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, there is nothing certain in order to show which kind of intent was it was करके। बस ये ऑयल वाला एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपको आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। चलो दैट मीन्स क्लियरिटी, एग्जैक्टली क्लियरिटी। सर्टेनिटी मतलब एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत अच्छे पीयूष, क्लियरिटी। चलो स्क्रीन हटा दीजिए। चलिए चलो दोस्तों, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट आता है कौन सा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, चांद तारे वाला एग्जांपल लेके रख लेना मेरे दोस्तों, यहाँ पे चांद तारे वाला एग्जांपल लेके रख लेना, ठीक है। और आप वहां पे भी एग्जांपल दिया है, आप वो भी पढ़ सकते हो तो आपको क्लियर समझ जाएगा 2 मिनट में। चीजें समझाई हुई है आपको, इसलिए यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको बता दिया हो।
एक बार पढ़ लीजिए इसको भी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझे हाँ बोल दो तो मैं क्या करूंगा, मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। पहली बात तो उसने हाँ बोला, चलो हाँ बोला तो ये सोशल एग्रीमेंट नहीं, एनफोर्सेबल तो वैसे ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही नहीं होगा। लेकिन मान लो वो ऐसा भी बोल सकता था, एक काम कर, तू मुझे 1000 रुपए दे, मैं तुझे चांद सितारे तोड़ के लेके आता हूँ। 1 लाख रुपए दे, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आता हूँ। उसने 1 लाख रुपए दिया, अब ये चांद सितारे लाके नहीं दे रहा। भैया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना। तो आपको क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए केवल और केवल, तभी वो एनफोर्स हो सकता है मेरे दोस्तों। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बताओ। यहाँ पे ट्रेजर बाय मैजिक का एग्जांपल दिया है इन्होंने कि तू मुझे 1000 रुपए दे, मैं तुझे मैजिक से बताऊंगा कि देखो मैं कैसे मैजिक कर सकता हूँ। और कल्चर के अगर मैं मैजिक नहीं करके बताया तो आप मेरे ऊपर केस नहीं ठोक सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है उस चीज का। चलो हाँ, कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दूं क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो अब इम्पॉसिबल हो जाता है करके, ऐसा एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो क्या होता है, मैं आपको बोला कि मैं पाकिस्तान में ना डेट्स बहुत अच्छी मिलती है, खजूर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको खजूर ला के दूंगा करके, मैं आपको खजूर ला के दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया मेरे दोस्तों, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर जब इम्पॉसिबिलिटी जाग चुकी है तो मैं बोलूंगा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल नहीं हो सकता करके, ये जो तुमने मुझे एडवांस दिया था ये एडवांस पैसा रख लो अपना करके। ऐसी होती है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा भी होता है। देखो, अगर आपने बोला कि अब मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तो पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है मेरे दोस्तों। और मान लीजिए आपने उससे पैसा लेके रखा है, मतलब क्या, आपने उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। जब आप उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करोगे तो एक आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत 420 का सेक्शन लगता है आपके ऊपर, और वो 420 के लिए आप लोग अंदर जाओगे जेल के अंदर मेरे दोस्तों। तो एक दूसरे, ये तो एक छोटा मोटा लॉयर है, असली लॉ तो आईपीसी अपना 400 कितने सेक्शंस का है वो, 400 कितने तो भी सेक्शंस का, और बहुत भारी भारी सेक्शंस, एक से भाई एक सेक्शन, ऐसा है। ये सिर्फ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ये बस वही बोल रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होंगे यार। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हो, बोल रहे हो इसमें क्या क्या खूबियां लग रही है, तो पहला आप क्या बोलोगे, ये सर्टेन होगा करके, ये पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग होगा करके। फिर आप क्या पहला क्या बोलोगे कि भैया दो पार्टीज तो होने ही वाली है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर। फिर आप बोल सकते हो वहां पे कि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होगा। ये तीन चार पांच चीजें हमने जो देखी, हमको बस उतनी चीजें को फोकस करिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ू क्या मैं, बताओ मुझे, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब बात चालू होती है भैया, ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, किसकी बात चालू हो रही है, सेक्शन 10 की बात चालू हो रही है। सेक्शन 10 मतलब क्या, ये एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बोला है, सेक्शन 10 में बोला है कि ये पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया
तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देना है और इसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देना है। ये तो एग्जामिनर को भी पता है क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस चीजें होती है, लेकिन ये वाली जो चीजें ना ये एक्ट ने बोला है और हमको जब एग्जाम में पूछा गया तो हमारा टेस्टिंग कर रहे हैं एक्ट का, वो हमारा नॉर्मल टेस्टिंग तुम कितने अच्छे से बता सकते हो उसका टेस्टिंग नहीं कर रहे। तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना मेरे दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग एक ही चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज का क्लास हम लोग एंड करेंगे। वो एक ही चीज होंगी, कौन सा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस, देखो शब्द का क्या सही खेला है, देखो ध्यान रखो, यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा और यहाँ पे और बोला मतलब जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑफर मतलब क्या, एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर भी होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो ये क्या बोला, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एज पर सेक्शन 10 क्या बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम बोलना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीजें है ना ये कॉन्ट्रैक्ट है करके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो एग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात वो एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है मेरे दोस्तों। एक बात मुझे बताना, ये पॉइंट क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट क्यों दिया है मैं आपको समझाता हूँ, एक बार पढ़ लो इस चीज को। नॉर्मल चीजें मैं तो बोलूंगा इसको काट दीजिएगा, बस इतना पढ़िए, क्योंकि उसके नीचे का आप लोग जानते हो, उसके नीचे की हमने डेफिनेशन कवर कर लिए, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल उतना पार्ट ध्यान में रखो। एन एग्रीमेंट इज एन एसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों एक बात समझना, जैसे मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, वहां पे अगर आप रोड से जा रहे थे, आप साइड में आपको सेंट्रल दिखा और सेंट्रल के वहां पे बोर्ड लगा था सेल एट द रेट 50% ऑफ करके, तो ये ऑफर हुआ मेरे दोस्तों की इनविटेशन टू ऑफर हुआ। ऑफर हुआ कि इनविटेशन टू ऑफर हुआ। इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है वो आपको समझाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताना, वो ऑफर है कि नहीं है, सिर्फ इतना बताना, हाँ या ना में जवाब देना कि आप देखते हो सेल एट द रेट 50% ऑफ करके, ये ऑफर है कि नहीं है, ये है कि नहीं है? चलो आप सब लोग मैक्सिमम लोग बोल रहे हो है सर ये ऑफर तो है करके। अब आप वो दुकान में जाते हो तो जनरली आपने ये चीज ऑब्जर्व की होंगी कि दुकान में एक फ्रेश स्टॉक होता है और एक पुराना स्टॉक होता है। आप फ्रेश में से एक कपड़ा उठाते हो, आप उसको बोलते हो भैया ये चीज मुझे दे दो करके, इस पे 50% ऑफ है ना, वो सामने वाला साफ साफ मना कर देता है, तो भैया उसने तो ऑफर दिया था वही उसको रिजेक्ट कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना, ये जो सेल एट द रेट 50% ऑफ है ना, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब क्या कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि भैया आओ तुम और मेरे पास ऑफर दो। अब आप आते हो, अब आप है ना एक प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो आपने ना, आपको ये कपड़ा बहुत पसंद आ गया, आपको टी शर्ट वगैरह बहुत पसंद आ गई, एक नंबर खरीदूंगी बोलते हैं, बहुत हो गया खरीदूंगा खरीदूंगे बोलते हैं, चलो खरीदते हैं। आप आते हो, आप मेरे को देते हो करके, बोले इस पे 50% ऑफ है ना, मैं बोलता हूँ हाँ इस पे 50% ऑफ है, ये 300 रुपए की टी शर्ट मिलेगी करके। तो जो आपने मुझे बोला इस पे 50% ऑफ है ना, उसको कहा जाएगा ऑफर। और जो बाहर मैंने बोर्ड लगा के रखा था ना सेल एट द रेट 50% ऑफ का, वो ऑफर नहीं होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है कि भैया आओ तुम और तुम मुझे ऑफर दो, तो मैं अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या मिल जाएगा मेरे दोस्तों, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे कपड़े मिल जाएंगे करके, वो सेल के हिसाब से। जितना भी ये मान लीजिए अभी वो मिंत्रा का सेल चल रहा है 50 to 80% ऑफ, देखो बच्चा आपने विश लिस्ट में डाल के रखा, तो उसके बाद भी वो सामने वाला रिजेक्ट कर सकता है, बोलता है अब आउट ऑफ स्टॉक, सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक करके। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा, सेल आता है मोबाइल वगैरह का जनरली मेरे साथ हुआ है ऐसा एक दो बार, मोबाइल का सेल आता है, अपन उसको परचेज करने जाते हैं और जब तक अपन परचेज करते हो बोलता है सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक। मतलब फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, अपन ने उसके ऑफर, अगर वो ऑफर दे रहा था सेल की, तो अपन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इतना एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए भैया, ये तो है ना, ये तो कमर्शियल वर्ल्ड में हो रहा है। तो आप ही सोचो, वो जो दे रहा है ना वो इनविटेशन टू ऑफर होगा, फिर जब मैं बाय करने का ऑप्शन जा रहा हूँ तो वो ऑफर होगा उसके लिए कि भैया वो सामने वाला बंदा मोबाइल खरीदना चाहता है, फिर अमेजोन के ऊपर वो अपना स्टॉक रूम चेक करेगा और उसके बाद अगर वो येस देता है, मतलब आपको पेमेंट का ऑप्शन देता है, आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन देता है, मतलब क्या ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर करके, ऐसी बात होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बताओ आपको समझा कि नहीं समझे, जरा मुझे बताना, तो आपको समझा क्या क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर करके? चलो बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनविटेशन टू ऑफर होना चाहिए कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, ओपन एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चा, एग्रीमेंट होना चाहिए, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। आज का ये वाला हमने इतना डिस्कस किया है। मैं आपको यहाँ पे लिखा के दे देता हूँ कि क्या होता है, एक प्रोसेस आपको समझा देता हूँ मैं।
ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो ये अपना रोड, ठीक है, रोड ये अपना है नागपुर सेंट्रल। यहाँ पे आप देखते हो क्या, सेल 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 50% ऑफ, ठीक है। आप यहाँ से जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, आप गप्प से एकदम टर्न मारे, बिल्कुल आप सीधा अंदर सेल को देखे और गप्प से अंदर सीधा, है ना, सेल में एंट्री मारे आपने, ये सेल में एंट्री मारे। फिर आप जाते हो दुकान के अंदर, दुकान के अंदर जाते हो, आपको यहाँ पे आते हैं कपड़े पसंद, ठीक है, आप ये कपड़े लेके पहुंचते हो काउंटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको दोगे ऑफर, ये 50% ऑफ देता क्या, अगर उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपके पैसे या कार्ड या पेमेंट जो भी आप करोगे एक्सेप्ट कर लिया, उसने हाँ बोल दिया और बिल बना दिया, तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी हो जाएंगी उसको पेमेंट करने का और उससे क्या लेने का, आपका टी शर्ट लेना करके। तो ये चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। और यहाँ पे जो आपने दिया वो होगा क्या, ऑफर, और जो उसने किया वो होगा क्या, एक्सेप्टेंस। बस यही चीज है, वो थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया, वो थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया, टेंशन मत लेना, चलता है। चलो, हो गया। आज का लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसको देखना है आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे आराम से। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ रिवाइज करना है, तो आप लोग आराम से उसको यूट्यूब पे कर सकते हो रिवाइज, ठीक है। पहले के 10 लेक्चर्स के अराउंड अराउंड मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ओपन, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा, और अगर आपको लगता रहा तो मैं आपको प्राइवेटली अवेलेबल करवा दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो, आज के लिए हम लोग इतना ही रोकते हैं। फिर यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, केवल एक ही चीज देखा, सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसी को हमने बोला गया है क्या, एग्रीमेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और agreement, ठीक है। चलो चलो दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। बिल्कुल एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना, ओवरव्यू कर लेना, केवल 5 मिनट ओवरव्यू कर लेना पूरा, आज मैंने जितना भी पढ़ा है। उसके बाद मैं कल आके आपको रिवाइज करवा दूंगा पूरा, तो आपको आराम से चीजें सेटल होना चालू हो जाएंगी माइंड में, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, कल हम लोग मिलते हैं दोस्तों, चलो बाय बाय।